सादर नमस्कार। आज हम 16वें दिन में हैं और आज का विषय है मूत्र व स्रोतस और उसकी व्याधियां और उनका संबंध चरक चिकित्सा अध्याय में किस तरीके से किया जाए। कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं जिनमें मूत्र व स्रोतस की व्याधियों के बारे में वर्णन आया है और उसकी चिकित्सा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। चरक चिकित्सा और चरक विमान स्थान हमारे लगातार संपर्क में रहे। अगर हम देखें तो मूत्र व स्रोतस जिसका वर्णन चरक ने अपने विमान स्थान में भी किया है, तो आपको प्राप्त होगा कि चरक विमान स्थान अध्याय 5 में मूत्र व स्रोतस के दुष्टि हेतुओं के बारे में वर्णन आया है। वहां पर उसके लक्षणों के बारे में भी वर्णन आया है और उसकी चिकित्सा का भी एक लिंक चरक विमान स्थान अध्याय 5 हमें बताता है। चरक विमान स्थान अध्याय 5 को अगर हम इन डिटेल देखें तो मूत्र व स्रोतस के दुष्टि हेतुओं को सबसे पहले अगर हम देखने जाते हैं तो रेफरेंस प्राप्त होता है चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 जो हमें ये बतलाता है कि मूत्र व स्रोतस एक्चुअली किन किन कारणों से दुष्ट होता है, क्या उसके हेतु हैं। तो हेतु नंबर 1 जब हम देखते हैं तो मूत्रितोदः, मतलब कि मूत्र के वेग, अगर आपको मूत्र का वेग आ रहा है और उस टाइम पे ही आप जल को ले रहे हैं तो वो मूत्रतोद की अवस्था क्रिएट करेगा। तो उन अवस्थाओं को अच्छे से, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आ रहा है और उसी टाइम पे लोग पानी पी रहे हैं, लेटर ऑन ये मूत्र व स्रोतस को दुष्ट करता है। अगर ये इन हैबिट में है और बार बार ऐसी चीज़ों को मिलता है तो डेफिनेटली आपको ये लक्षण मूत्र व स्रोतस दुष्टि के लक्षण आपको प्राप्त होंगे। तो मूत्रतोद एक पहला बड़ा हेतु मिलता है। दूसरा हेतु है भक्ष्य, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी मूत्र व स्रोतस संस्थान दुष्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद भी। तो आपकी डाइटरी हिस्ट्री और ये जो प्रैक्टिस है, अगर ये पेशेंट में है कि वो उसे यूरिनेशन आता होता है और उस टाइम पे भी वो पानी पी रहा है, तो डेफिनेटली पेशेंट को ये इन्फॉर्म करें और साथ ही साथ उसे ये समझाइश दें कि आपको जब यूरिनेशन हो रहा है या यूरिनेशन की सिचुएशन सी लग रही है या अर्ज है तो उस टाइम पे बिल्कुल भी पानी का इनटेक नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद भी अगर इमिडिएटली अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो जैसा कि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में बताया भी गया है कि भोजन अंते वारी विषप्रदम, कि भोजन के बाद अगर आप वारी यानी कि जल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो मूत्र व स्रोतस संस्थान को तो खराब करता ही है, अग्निमांद्यता क्रिएट करता है, कफ का उत्क्लेश क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं विमार्गमन की संप्राप्ति क्रिएट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए भक्ष्य को सेकंड हेतु बोला गया। बाद आप ज़्यादा मात्रा में जल का सेवन ना करें। तीसरा है स्त्री सेवनात्, इन द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटेलिजेंस अगर बहुत ज़्यादा है और वो उसके बाद भी अगर वाटर इनटेक आफ्टर सेक्सुअल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है तो भी वो मूत्र व संस्थान को खराब करेगा और वो एक बहुत बड़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर बनता है। रेफरेंस चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 बार बार आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप मूत्र वेग आते समय, भोजन के वेग के तुरंत बाद, भोजन लेने के तुरंत बाद, स्त्री सेवन के तुरंत बाद, आफ्टर सेक्सुअल इंडल्जेंस और इंटरकोर्स, इफ यू आर टेकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपके मूत्र व स्रोतस संस्थान दुष्ट होने के लिए ये हेतु काफ़ी हैं। साथ साथ ही में उन्हें बोला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बोला है कि मूत्र वहानी दूष्यंती क्षीणस्य अभिशतस्य च, कि क्षीण और शत, वहां पर धातुओं की क्षीणता, किसी भी धातु की और सर्व धातु की, अगर सारे धातु क्षीण होते हैं तो राजयक्ष्मा के जो मेन हेतु हैं वो भी इसके हेतु बन जाएंगे, शतक्षीण के जो मेन हेतु हैं वो भी इसके हेतु बन जाएंगे और उसके साथ शत अगर रहता है तो अभिघात की जो हिस्ट्री है वो भी मूत्र व स्रोतस का एक हेतु बनेगा। अगर किसी और कारणों से चोट लगती है, किसी और कारणों से अभिघात होता है तो भी एक मूत्र व स्रोतस का हेतु वो बन सकता है। सो हमें ये हेतुओं को क्यों बताया जाता है कि जब लक्षणों के साथ पेशेंट आए तो आपको उन लक्षणों के साथ इन हेतुओं को क्लब करके ही ट्रीटमेंट डिजाइन करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली लक्षणों के बेसिस पे चिकित्सा। लक्षणों को हमेशा हेतुओं के साथ क्लब करके तब चिकित्सा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके निदान परिवर्जन कंप्लीटली नहीं कर पाए, सपोज एक पेशेंट आपके पास धातु क्षीणता के कारण आता है और उसमें मूत्र व स्रोतस दुष्टि के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं जिसमें कि अतिबद्धम अतिसृष्टम ऐसे लक्षण बताए गए। सपोज उसे बहुत ज़्यादा मूत्र विरलता होती है और हम एक मूत्र विरलता के बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसको अति जो
सृष्टि हो रही है या फिर अति मूत्र वेग आ रहे हैं, उसका मेन कारण सिर्फ और सिर्फ प्रमेय है। सपोज प्रमेय हमने मान लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर उसकी धातु क्षीणता के कारण उसको ये लक्षण क्रिएट हो रहे होंगे, या फिर वो मूत्र का अवरोध क्रिएट कर रहा होगा, उसका वेग का विधारण क्रिएट कर रहा होगा, तो हमारा चिकित्सा सिद्धांत पूरी तरह चेंज हो जाएगा और हमें इस स्पेसिफिक निदान को पहले परिवर्जन में लाना चाहिए, तब आपको रिजल्ट ट्रीटमेंट के मिलेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें एक्चुअली उसके जो आपके हेतु हैं मूत्र व स्रोतस के, वो कौन से हैं और उनके कारण क्या लक्षण क्रिएट हुए हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेतु। अब हेतुओं में दूसरा एक आया है जिसमें लिखा हुआ है वेग का विधारण करना, मतलब कि मूत्र के वेग का विधारण करने से भी आपको मूत्र व स्रोतस दुष्टि के लक्षण क्रिएट होने वाले हैं। तो अब मूत्र के वेग विधारण करने की कौन कौन सी सिचुएशन है और उसके क्या लक्षण है, इसको जानने के लिए हमें देखना चाहिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 6। चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 6, जिसमें आपको मिलेगा कि मूत्र का वेग विधारण करने से एक्चुअली क्या सिम्टोमोलॉजी क्रिएट होती है। तो जब हमने वहां पर देखा तो क्या सिम्टोमोलॉजी क्रिएट होती है, वहां मिलता है कि पेशेंट में बस्ती मेहने हो, मतलब कि मेहन में और बस्ती में, यूरिनरी ब्लैडर के एरिया में और वहां पर पेनाइल एरिया में या फिर मेहन के एरिया में या वहां पर यूरेटर के एरिया में आपको पेन क्रिएट होगा। सेकेंड लक्षण है मूत्र कृच्छम, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो जाएगा। कृच्छता मतलब कि डिफिकल्टी मूत्र के एरिया में और साथ साथ में मूत्र दान करते समय उसमें डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो जाएगी, या फिर वो पेन हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है या हैवीनेस हो सकती है, एनी काइंड ऑफ कृच्छता। ऐसे ही आचार्य चरक ने त्रिमर्मी अध्याय में 8 प्रकार के मूत्र कृच्छों को फिर से सब डिवाइड किया है और उनका लक्षण समुच्चय फिर से आता है। लेकिन हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि मूत्र कृच्छता का एक्चुअल मीनिंग क्या है। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, इट कैन बी विद बर्निंग, इट कैन बी विद सीवियर पेन। अगर वो विद सीवियर पेन से है तो वातज है, अगर वो विद बर्निंग है तो पित्तज है, अगर वो हैवीनेस के साथ है तो कफज है, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन है तो द्वंद्वज है, रक्तज है, कई बार हेमिक्चूरिया क्रिएट होता है। तो वो भी हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली कौन सा हेतु मैच करा है, क्योंकि जब आप शतक्षीण का हेतु देखेंगे तो आपको मिलेगा कि शत और क्षीण के कारण रक्त मूत्रता, मतलब कि मूत्र के साथ रक्त आना, ये एक लक्षण प्राप्त होता है शतक्षीणता में। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए कि वो वेग विधारण के कारण आपको रक्त मूत्रता आ रही है या फिर शतक्षीणता के कारण। डायरेक्टली मूत्र व स्रोतस के कारण ऐसा हो रहा है, उसमें एक्चुअल अगर हेतु आपको नहीं पता तो भी आपको डिफिकल्टी होगी। तो एक हेतु है वेगों का विधारण करने से। अब वेग विधारण करने से कौन कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं ये हमें अच्छे से पहले समझ लेना चाहिए कि ये एग्जैक्टली ये जो लक्षण की लाइनिंग है ये इस हेतु के कारण क्रिएट हुई है जो कि वेग विधारण का है। तीसरा आता है शिरोरोजा, वेरी वेरी क्लासिकल रेफरेंस, जिसमें बोलते हैं शिरोरोजा जो है, सिर का जो दर्द है, उसका भी एक कारण मूत्र का अवरोध, मतलब मूत्र के वेग का अवरोध हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में रहते हैं या क्लासेस में रहते हैं तो बहुत देर तक यूरिन रोकने के बाद इमीडिएटली हेडेक शुरू हो जाता है। दिस इज द क्लासिकल रेफरेंस जिसमें वो बोलते हैं कि शिरोरोजा जो है वो मूलतः मूत्र के वेग विधारण करने से क्रिएट हो रहा है। और अगर आपको पेशेंट को इमीडिएटली ऐसा कुछ चीज़ मिलती है, या पेशेंट आपके पास कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो लेकर आते हैं कि सर सिर दर्द हो रहा है बहुत दिनों से और हर बार होता है, रिपीटेडली ये सिर दर्द शुरू होता है। जब आप उसकी हिस्ट्री पूछते हैं तो कई बार बोलता है कि हाँ सर लॉन्ग टर्म क्लासेस में बैठना रहता है, वेगों का विधारण हो जाता है। ऐसा वर्ड तो नहीं बोलेगा, आप उससे आपको क्रॉसली पूछना पड़ेगा और आप पूछेंगे तो वो आपको आंसर ये करेगा कि हाँ डेफिनेटली सर बहुत देर तक क्लास में बैठने के कारण हमें यूरिन कई बार रोक के रखता हूँ और उसके कारण मेरे को सीवियरली हेडेक हो रहा है। लेकिन ये पेशेंट नहीं बोलेगा, ये आपको क्लबिंग करनी है कि ये हेतु हैं और ये उसके लक्षण हैं। इसीलिए हमें उसको पेशेंट को ये समझाना है कि जब आपकी क्लास शुरू होती है तब आपको यूरिन क्लियर करके, ब्लैडर क्लियर करके ही क्लास में बैठना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यूरिन की तब आपको जो अमाउंट है वाटर का वो सोच समझ के और सिप वाटर्स में यूज़ करना चाहिए। और भी ट्रीटमेंट मॉड्यूल हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे लिखा है विनामो, सामने की तरफ झुक जाता है पेशेंट, उसको इतना दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में कि वो सामने झुककर अपने आप को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है। लेकिन वेग विधारण के ये लक्षणों में से एक है।
आगे देखें तो लिखा हुआ है वंक्षण प्रदेश में बहुत ज्यादा आना, यानी कि तनाव रहना। वंक्षण जो पेल्विक एरिया है वहां पर एक्सेसिव लेवल पे आपको ऐसा चीज लगेगी जैसे कि बहुत ज्यादा तनाव क्रिएट हो रहा है। लोग बोलते हैं कि ब्लैडर इतना ज्यादा भर गया है कि हमें उस जोन में बहुत ज्यादा स्ट्रेच सी फीलिंग आ रही है। दिस स्ट्रेच फीलिंग इज नथिंग बट वंक्षण आना। वंक्षण आना जो लक्षण है वो वेगों के विधारण में, स्पेसिफिकली मूत्र के वेग के विधारण के कारण वो क्रिएट होता है। अब हमारे पास हेतुओं में भी डिवीजन हो गए। पहला डिवीजन हुआ कि अगर भोजन की हिस्ट्री बता रहा है, भोजन के बाद बहुत ज्यादा पानी पीने की, सेक्सुअल इंटेलिजेंस के बाद बहुत ज्यादा पानी पीने की, मूत्र का वेग जब आता है उस टाइम पे पानी पी लेने की, ये 3 हेतु अलग हो गए। शतता और क्षीणता का हेतु एक अलग हुआ, जिसमें कि पेशेंट की बहुत क्रॉनिक हिस्ट्री रहती है, बहुत लंबे समय तक बीमार होने की, जिसके कारण उसके धातु क्षीण हो जाते हैं और वहां पर मूत्रवा स्रोतस खराब हो जाता है और उसकी यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है और कई बार यूरिन ड्रॉप में आता है। लॉन्ग टर्म लंबी बीमारी के बाद भी धातु क्षीणता देखिए, एक तो लॉन्ग टर्म बीमारियों के कारण क्रिएट होगा, दूसरा राज्यक्षमा के कारण क्रिएट होगा, तीसरा प्रमेय के कारण क्रिएट होगा, जिसमें सारे धातु इन्वॉल्व हैं और उन सब धातुओं में क्षीणता भी डेफिनेटली क्रिएट हो सकती है अगर पेशेंट का बल पहले से ही कम है तो। तीसरा और लास्ट सेगमेंट है शत का। अगर पेशेंट को लोकल एरिया में ट्रॉमा हुआ है तो भी आपको मूत्रवा स्रोतस के लक्षण प्राप्त होंगे। अगर उसे किसी और जोन में ट्रॉमा की वजह से अगर उसको ये लक्षण हो रहे हैं तब भी ये चीजें होंगी। लेकिन लोकल ट्रॉमा एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर उसे लोकल ट्रॉमा है तो आपको, अगर पेशेंट लक्षणों के साथ आता है तो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। अब इस लक्षण को डायरेक्टली कैसे मैच करेंगे? अब लक्षणों में जब हम पहुंचते हैं तो बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि सिर्फ चरक विमानस्थान अध्याय 5 में हमें लक्षणों को देखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ चरक विमानस्थान अध्याय 5 के लक्षण को देखेंगे तो आपको मिलेगा अतिसृष्टम अतिबद्धम, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिनेशन होना, या बिल्कुल भी अतिसृष्टम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सृष्ट होना, बाहर निकलना यूरिन का, या फिर अतिबद्धम यानी या फिर बिल्कुल नहीं होना, प्रकृतम अल्पम अल्पम या फिर कम कम प्रमाण में ड्रॉप फॉर्मेट में उसका आना। अगर ऐसी सिचुएशंस में भी पेशेंट को यूरिनेशन होता है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये एक्चुअल लक्षण है मूत्रवा स्रोतस दुष्टि के, जो कि चरक विमानस्थान अध्याय 5 में बताए हैं। लेकिन आगे बताया गया बहलम सशूलम मूत्रम यंतम, कई बार पेनफुल यूरिनेशन और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन होता है। तो डायबिटीज इंसिडिबस के जो पेशेंट आते हैं उनमें भी, यूटीआई के जो पेशेंट हैं उसमें बहल मूत्रता और कई बार जो है सशूल मूत्रता ऐसे लक्षणों को वो प्रेजेंट करते हैं। बीपीएच के जो पेशेंट हैं, प्रोस्टेटोमेगेली के जो पेशेंट हैं, वो आपको बार बार बोलते हैं कि वो ड्रॉप में यूरिन आती है, उसमें हेजिटेशन क्रिएट हो रहा है। इन सब लक्षणों के साथ हमारे पास पेशेंट अपना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो देता ही है, लेकिन हमने देखा कि शतक्षीणता एक हेतु बताया है। तो जब हमने शतक्षीणता के लक्षण चरक चिकित्सा अध्याय 11 में देखा तो वहां प्राप्त हुआ कि एक हिमेक्चूरिया का लक्षण बहुत ज्यादा, जो मूत्र के साथ में रक्त का आना, सरक्त मूत्रत्वम, चरक चिकित्सा अध्याय 11 श्लोक नंबर 13 में हमें ये लक्षण मिला कि जब क्षीणता होती है धातुओं का तब भी, तो शतक्षीण अध्याय में आपको प्राप्त होगा सरक्त मूत्रत्वम पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, मतलब कि उसके कटी प्रदेश में भी दर्द होना, ग्रह मतलब कि जाम हो जाना यानी कि स्टिफनेस क्रिएट होना, पृष्ठ में स्टिफनेस क्रिएट होना मतलब कि फ्लैंक्स के एरिया में पृष्ठ स्टिफनेस क्रिएट होना, और पार्श्व में मतलब कि फ्लैंक्स में, बैक में और लोअर बैक में, अगर इन एरिया में उसको एक स्टिफनेस हो रही है और साथ साथ में भी ब्लड जो है वो मूत्र के मार्ग से आ रहा है, सरक्त मूत्र हो रहा है, तो ये शतक्षीणता के जो हेतु बताए गए थे चरक विमानस्थान अध्याय 5 में, उनके कारण क्रिएट हो रहा होगा। पेशेंट अगर ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेकर अगर आपके सामने आता है तो आपको समझना चाहिए कि ये शतक्षीणता के कारण हुआ है अगर सरक्त मूत्र बताता है। लेकिन उसके विपरीत अगर वो सशूल मूत्र प्रवृत्ति बताता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, बिल्कुल क्वांटिटी में नहीं हो रही है, ड्रॉप वाइज हो रही है, तो आपको स्पेसिफिकली उन हेतुओं को चरक विमानस्थान अध्याय 5 में मैच करना चाहिए कि वो लक्षणों के, उसका कहीं कारण वेग विधारण तो नहीं है, वेग विधारण के और लक्षणों के साथ इसको क्लब करके देखना चाहिए। अगर पेशेंट बोलता है मेरे को बिल्कुल यूरिनेशन नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, साथ में देखना चाहिए कि उसको विनामो लक्षण तो नहीं, सामने की तरफ झुक तो नहीं रहा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, उसका सिर दर्द तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन के साथ में है तो हमें इमीडिएटली देखना चाहिए कि वो वेग विधारण तो नहीं कर रहा।
अगर दूसरा वो सरक्त मूत्र के साथ आ रहा है तो हमें शतशीर्णता के हिच के हेतुओं के साथ उसको क्लब करके चेक करना चाहिए। अगर उसका इसके अलावा कोई लक्षण मिल रहा है जिसमें कि एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है तो ये पूछना चाहिए कि आप भोजन के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर इनटेक तो नहीं करते, या सेक्सुअल इंटेलिजेंस के बाद उसकी वाटर लेने की जो कंडीशन है वो ऐसी तो नहीं है कि इमीडिएटली आफ्टर परफॉर्मिंग इंटरकोर्स वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठे बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं पी लेता। ऐसी चीज़ों की हिस्ट्री आपको इन डिटेल ज़रूर पूछनी चाहिए क्योंकि ये हेतुओं और लक्षणों का कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है चिकित्सा की। चिकित्सा को फिर से दो भागों में विभाजित करिए। यहाँ पर एक्यूट और क्रोनिक चिकित्सा दो सेगमेंट में डिवाइड होगी। एक्यूट मतलब कि वेग विधारण किया और इमीडिएटली आपको लक्षण मिलने लग गए, सिर दर्द होने लग गया, सामने की तरफ आप झुकने लग गया, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लोअर सेगमेंट में, साथ ही साथ उसके जो पेनाइल एरिया है या आप यूरिनरी ब्लैडर का जो जोन है वहाँ पर पेन के साथ साथ में खिंचाव, बिना वंक्षण आना के लक्षण मिलने लग गए और वहाँ पर मेहन पीड़ा होने लग गई। इन लक्षणों के साथ अगर आप पेशेंट आता है तो आपको ये क्लब करना चाहिए कि ये इमीडिएटली वेग विधारण के कारण हुआ है, तो चिकित्सा भी वेग विधारण की करेंगे। आंसर है चिकित्सा का जो वैलिडेट आंसर है वो है चरक चिकित्सा, चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 7, जहां पर मूत्र वेगों की विधारण करने से क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए उसके बारे में आया है। चिकित्सा बड़ी आसान बताई गई है। वेगों का विधारण करने से, स्पेसिफिकली मूत्र का वेग का विधारण करने से हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, तो चिकित्सा में उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। स्टेप नंबर 1, आप उस लोकल एरिया का स्वेदन कर दीजिए। ऐसा पेशेंट आता है जिसमें आपको वेग विधारण एकदम क्लियर हो चुका रहता है और वो सिर दर्द के साथ में आता है, पेट दर्द के साथ में आता है, लोअर एब्डोमेन पेट के साथ में आता है, पेनाइल एरिया के पेन में आता है, यूरिनरी ब्लैडर के जोन में पेन बताता है, साथ ही साथ ये बताता है कि उसको ईजी नहीं हो रहा है और यूरिन पास नहीं हो रही है, रिटेन हो गई है, तो आपको करना क्या चाहिए। नंबर 1, आपको स्वेदन करना चाहिए। चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 7 आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट बता रहा है। स्वेदन करना चाहिए। अगर उससे भी बात ना बने तो आपको अफगाह करना चाहिए, पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डुबाकर, और स्पेसिफिकली लोअर एब्डोमेन और अप टू नाभि उस पेशेंट को ज़रूर अफगाह स्वेद देना चाहिए। इस अफगाह में आप क्या यूज़ करें, अफगाह में आप गोक्षुर का क्वाथ यूज़ करें और साथ ही साथ वहाँ पर अगर आपको यूज़ करना भी है तो मूत्रल महाकषाय का जो वर्णन आया है, मूत्र विरजनी महाकषाय जो चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में दिया गया है, उसका आप इस्तेमाल करके काढ़ा बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में आपको मूत्र विरजनी महाकषाय मिलेगा। उनके क्वाथ में से जो भी अवेलेबल ड्रग्स आपके पास में हैं आप उसको यूटिलाइज करें। स्वेदन में आप दशमूल का स्वेद यूज कर सकते हैं, गोक्षुर का स्वेद यूज कर सकते हैं। अवपीड़न करने के लिए बोला है। अवपीड़न का मतलब होता है एक भोजन और दूसरे भोजन के मध्य में उत्तम मात्रा का स्नेह देना, जो कि मूत्र वेग अवरोध जन्य जो व्याधियां होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया आचार्य चरक ने। यहाँ पर जो घी आपको इस्तेमाल करना है वो दो सेगमेंट में है। शतशीर्ण में और मूत्रकृच्छ में एक घी कॉमन आता है जिसका नाम है गोक्षराधिकृत। अगर आप शतशीर्ण चिकित्सा चरक चिकित्सा अध्याय 11 देखेंगे और चरक चिकित्सा अध्याय 26 जो कि त्रिमर्मीय चिकित्सा है, अगर आप दोनों में देखेंगे तो आपको एक कॉमन घी मिलेगा जिसका नाम है गोक्षरादि घी। गोक्षरादि घी बनाना भी बड़ा आसान है, आप उनको यूज कर सकते हैं। और ये गोक्षरादि घृत को आप अवपीड़ मात्रा में, मतलब कि उत्तम मात्रा में, जो कि लगभग 24 घंटे में पचे, उतनी मात्रा में आपको उस पेशेंट को देना है। निरूबस्ती और अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करने के लिए आया है। अब निरूबस्ती आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि मूत्रकृच्छता में कैसे कौन सी बस्ती सिलेक्ट होगी और वेग विधारण करने में कौन सी बस्ती हमें सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपको आंसर मिलेगा इसका चरक सिद्धि स्थान अध्याय 3 में एरण्य मूलादि निरु स्पेसिफिकली मूत्रकृच्छता विकार के लिए आपको प्रयोग करने में आएगी। एरण्य मूलादि निरु मात्रा उत्तम उसकी 980 ml होती है, लेकिन अगर आपको वेग विधारण की इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी है तो आप इसे 640 ml को पेशेंट को इमीडिएटली दीजिए। उसका स्वेदन दीजिए, यहाँ पर स्नेहन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वेदन में भी आप अवगाह स्वेद प्रयोग करिए और इमीडिएटली आफ्टर दैट गिव बस्ती, क्योंकि उत्तर बस्ती देने की एक स्पेसिफिक विधा है। उत्तर बस्ती भी इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर एवरीडे वेग विधारण करता है पेशेंट तो लॉन्ग टर्म से अगर इस वेग विधारण की हिस्ट्री है और पेशेंट आपके पास प्रेजेंटेशन लेकर आया है कि उसे हेडेक होता है और सामने लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, इन कॉम्बिनेशन के साथ में अगर पेशेंट आपके सामने आता है और बाकी लक्षण भी मैच करते हैं, तब आप उसको उत्तर बस्ती के लिए प्लेस करें। उत्तर बस्ती किस तरीके से देनी चाहिए तो आपको रेफरेंस मिलेगा चरक सिद्धि स्थान
अध्याय 9 त्रिमर्मी सिद्धि में उत्तर बस्ती देने की प्रक्रिया, कैसे पेशेंट को लिटाना है, उसे पहले क्या खिलाना है, बस्तियों से उसकी शरीर की शुद्धि कैसे करनी है, इन चीजों की इन डिटेल आपको मिलेगी। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9 त्रिमर्मी सिद्धि अध्याय। मैं आपको रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्लबिंग है संहिताओं की, आपको संहिता कैसे क्लब करनी है और एक रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस के साथ कैसे जोड़ना है और उसका प्रयोग लेना है, क्योंकि शब्दों में और सूत्रों में पूरा ग्रंथ लिखा गया है, परिभाषा के रूप में कई चीजें समझाई गई हैं, आपको उसका यूटिलाइजेशन करना है। अब जब क्रोनिक सेगमेंट आते हैं या कि शतशीर्ण का पेशेंट है, उनके कारण आपको सरक्त मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है पेशेंट में, या कि भक्षता मतलब भोजन के बाद वो बहुत ज़्यादा जल का सेवन करता है, उसके कारण क्रिएट हो रहा है, या फिर मैथुन के बाद इमीडिएटली बहुत ज़्यादा जल का सेवन करता है, या फिर मूत्र का जब वेग उसे रहता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल का सेवन करता है। ये लॉन्ग टर्म हो गया और इस लॉन्ग टर्म के कारण उसको कंप्लेंट्स आ रही हैं कि या फिर उसे यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या यूरिनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ड्रॉप वाइज हो रहा है। तो हमें एग्जामिनेशन हम करते हैं यूटीआई के बारे में, उसका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक करवाते हैं। कई बार हमें ये पता लगता है कि उसे बेनाइन जब हमें पेशेंट बोलता है कि हमें ड्रॉप यूरिनेशन हो रहा है, तो हमें क्योरी आती है कि उसे बीपीएच तो नहीं है, तो हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कराते हैं और साथ ही साथ उसका सोनोग्राफी कराते हैं। अगर उसे कई बार यूरिन के साथ में दर्द हो रहा है तो हम अपना केयूबी एक्सरे कराते हैं और ये रूटीन में चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं उसे रीनल स्टोन तो नहीं है। तो केयूबी एक्सरे और साथ ही साथ उसकी सोनोग्राफी कराने का एक उपयोग करते हैं, और यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक कॉमनली उसमें भी कराते हैं। तो जो कंप्लेंट बताई हैं और लक्षण बताए, प्रेजेंटेशन बताया है चरक विमांसन अध्याय 5 ने कि अतिसृष्टम, अतिबद्धम, प्रकृतम, अल्पम अल्पम, ऐसे लक्षणों के साथ बहलम, सशूलम, अगर इन सब लक्षणों के साथ मूत्र व स्रोतस का पेशेंट आता है तो हमें एक पूरा प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए, जिसमें शोधन में जो दोष प्रधानता लग रही है, अगर उसमें सशूल कंडीशन है तो इमीडिएटली उसको हमें निरूबस्ती का पालन करवाना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है तो हमें इमीडिएटली विरेचन प्लेस करना चाहिए। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवीनेस है और साथ में और भी कफ के लक्षण है और हैवीनेस आ रही है और पेशेंट का बल अच्छा है तो उसमें वमन प्लेस करना चाहिए। यही रोल है। आप देखेंगे अगर वमन के इंडिकेशन, विरेचन के इंडिकेशन और बस्ती के इंडिकेशन, इन तीनों ही इंडिकेशन में मूत्रकृच्छ एक लक्षण आता है, और इन लक्षणों में भी आपको बार बार वमन, विरेचन और बस्ती यूज करने के लिए या फिर इंडिकेशन के रूप में आता है कि आप इसमें देना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पेशेंट का बल। अगर पेशेंट का बल अच्छा है तो डेफिनेटली आप वमन, विरेचन अथवा बस्ती इनका प्रयोग करें। पेशेंट सशूल अवस्था में आता है तब आप इमीडिएटली आप बस्ती का प्लान करें, जिसमें निरूबस्ती में भी इरंडमूलादि निरूबस्ती आपके लिए बहुत आसान और आसानी से देने वाली बस्ती है। क्वांटिटी आप अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्ट्रेंथ और उसकी एज के हिसाब से डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ अब शमन कंडीशन में जब हमने देखा तो दो सेगमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मिले। दो चिकित्सा के अध्याय हैं जो इसको कॉमनली और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है शतशीर्ण का अध्याय और दूसरा जो अध्याय है वो है त्रिमर्मी सिद्धि। तो त्रिमर्मी जो अध्याय है, चरक चिकित्सा अध्याय 26 और चरक चिकित्सा अध्याय 11, शतशीर्ण का अध्याय, इन दोनों में ही सारक्त मूत्र प्रवृत्ति और मूत्रकृच्छता इनके लक्षण आए हैं। तो ये जो लक्षण हैं उनकी चिकित्सा में जो कॉमनली शमन चिकित्सा मिली उसमें अमृत प्राशघृत और गोक्षरादि घृत ऐसे बड़े घृत कल्पना आई। वहां पर घृत कल्पनाओं में भी गोक्षर चूर्ण, गोक्षरादि चूर्ण का रेफरेंस फिर से आया। तो चूर्ण कल्पनाओं में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप गोक्षरादि चूर्ण का इस्तेमाल करें, अगर घृत कल्पना का यूज करना है तो गोक्षरादि घृत का इस्तेमाल करें। फॉर मोस्ट काइंड ऑफ अगर आपको मूत्रकृच्छता है एक्सेप्ट फॉर सरक्त मूत्र, आप इन सभी कंडीशन में गोक्षरादि घृत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घृत की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द बल एंड अकॉर्डिंग टू अग्नि आपको सिलेक्ट करनी है। जनरल क्वांटिटी जो है वो 10 to 15 ग्राम्स बताइए फॉर होल डे, और अगर आपको चूर्ण का इस्तेमाल करना है तो 2 to 5 ग्राम्स आपको इस्तेमाल करना है। लास्ट में जो आहार कल्पना है वहां पर बहुत सारे यवागु और यूष कल्पनाओं के बारे में आया है, शतशीर्ण के अध्याय में भी और त्रिमर्मीय चिकित्सा में भी, अर्थात अध्याय चरक चिकित्सा अध्याय 11 में और चरक चिकित्सा अध्याय 26 में। ये दो मेन रेफरेंस है आपके, जिसमें आपको यूष और यवागु कल्पनाओं को निकालना है। और अंत में जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा वो है चरक सूत्र स्थान अध्याय 2। तो चरक सूत्र स्थान और चरक चिकित्सा स्थान को अगर आप क्लब करेंगे तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 2,
चरक चिकित्सा अध्याय 11 और चरक चिकित्सा अध्याय 26, ये तीनों आपको अच्छे रेफरेंस देंगे मूत्रकृच्छता की चिकित्सा के लिए, मूत्र व स्रोतस की चिकित्सा के लिए। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए हमें अनेकानेक यवागु अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको कौन से उपयोगी द्रव्य प्राप्त हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो मेनली जो इसमें शमन चिकित्सा आई उसमें अमृतप्राश घृत और गोक्षुरादि घृत जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले मूत्र व स्रोतस में काम करने वाले द्रव्य आपके सामने आए। अब हमें ये समझ में आया कि हेतुओं को लक्षण के साथ और लक्षणों को चिकित्सा के साथ क्लब करना चाहिए। हेतु हमें प्राप्त हुए मूत्र व स्रोतस के चरक विमान स्थान अध्याय 5 में। उसी हेतुओं में से एक हेतु निकला कि वेगों का विधारण करना। सो वेगों का विधारण करने में आपको प्राप्त हुआ कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में जाएं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में आपको ये प्राप्त हुआ कि मूत्र वेग विधारण करने से ये लक्षण प्राप्त होते हैं। उन लक्षणों के सहारे आप पहुंचे अन्य लक्षणों में। फिर से आप चरक विमान स्थान अध्याय 5 में आए, जहां पर आपको मूल रूप से लक्षणों के डिवीजन प्राप्त हुए, जिसमें कि अतिसृष्टम और बहल मूत्र प्रवृत्ति एक जगह पे आई। अल्पम अल्पम मतलब कम प्रमाण में मूत्र का प्रवर्तन होना एक लक्षण आया, और बिल्कुल भी यूरिन ना होना यानी कि अतिबद्धम ऐसा तीसरा लक्षण आया। इसके बाद एक चौथा लक्षण जो कि हो सकता है सशूल मूत्र प्रवृत्ति, ये चौथा लक्षण आया। और पांचवा अंतिम लक्षण जो आपको मिला, जो हेतुओं से मिला, वो हुआ सरक्त मूत्र प्रवृत्ति, जो कि आपको शतशीर्ण के रेफरेंस से आपको प्राप्त हुआ। तो यहां तक हम लक्षणों तक पहुंचे। जब चिकित्सा करनी थी तो आपको चिकित्सा हेतु निदान परिवर्जन करना एक सेगमेंट, और जिन हेतुओं के कारण लक्षण प्राप्त हो रहे हैं उनकी चिकित्सा उनके अकॉर्डिंगली करना। मतलब कि शतशीर्ण अगर ऐसे हेतु अगर मिलते हैं, लॉन्ग टर्म से पेशेंट डिजीज है और उसके कारण उसको सरक्त मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, तो इमीडिएटली आपको शतशीर्ण चिकित्सा में से गोक्षुरादि घृत का पालन करना चाहिए, और वहां पर शतशीर्ण की अन्य चिकित्सा के यूष और यवागुओं का पालन उसे देना चाहिए। तो इनके माध्यम से अगर बहुत इजी रेफरेंस भी आए वहां पर, मैंने जैसे कि शतशीर्ण में अगर आप देखेंगे तो आपको दो बहुत आसान रेफरेंस मिलते हैं जो कि आप हर दिन पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे हेमिकचूरिया है, उसमें शतावरी को जो है वो यूज किया गया है बटर मिल्क के साथ, यानी कि तक्र के साथ शतावरी को यूज करें। रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 11 श्लोक नंबर 56। प्रवाल का यूज करने बोला गया है राइस के पानी के साथ, मतलब कि चावल का जो धावन होता है उसके साथ में आप अगर प्रवाल का यूज करते हैं तो सरक्त मूत्र प्रवृत्ति जो कि शतशीर्णता के कारण लॉन्ग टर्म डिजीज के कारण क्रिएट हो रही है, तो भी आप इसमें अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 26 श्लोक नंबर 56। तो ये बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। एक जो नाम आजकल पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, इसका नाम है मोरिंगा। मोरिंगा अर्थात सहजन यानी शिग्रू, इसका इस्तेमाल करने के लिए स्पेसिफिकली चरक त्रिमर्मी अध्याय में इंडिकेट करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप मोरिंगा शिग्रू का प्रयोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ डाइट, तो आपको बहुत अच्छे मूत्रकृच्छता पे, एनी काइंड ऑफ यूटीआई मूत्रकृच्छता पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको चरक चिकित्सा अध्याय 26 श्लोक नंबर 66 में स्पेसिफिकली यूज करने के लिए इंडिकेट करते हैं कि आप शिग्रू का प्रयोग करें, जो सब्जियों के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका सूप बना के यूज कर सकते हैं, उसका यवागु में प्रयोग कर सकते हैं। आप मल्टीपल जोन से मोरिंगा का प्रयोग करें, शिग्रू का प्रयोग करें। सो इन दिस टर्म्स हमको डिवीजन करना चाहिए ट्रीटमेंट का, कि अगर वो वेग विधारण के कारण है तो हम एक्यूटली ट्रीटमेंट करें, वहाँ आप स्वेदन का प्रयोग करें, अवगाह का प्रयोग करें, निरूबस्तियों का प्रयोग करें, वो हमारा मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो। अगर पेशेंट क्रोनिकली इल है और बहुत ज़्यादा एवरीडे कंप्लेंट नहीं बताता, सिर्फ उसमें अल्प मूत्र प्रवृत्ति है, तो आप गोक्षुरादि घृत का इसका इस्तेमाल करना चालू करिए शमन काल में। शमन काल में भी ध्यान रहे ये अपान क्षेत्र की प्रॉब्लम है, तो आपको खाने के पहले इसको घृतपान करवाना चाहिए। अगर वो पेशेंट वेग विधारण के कारण बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में है और यूरिन रिटेन कर गई है, तब आपको घृतपान अवपीड़ काल में, मतलब कि 2 भोजन के बीच में कराना चाहिए। और साथ ही साथ अवगाह का इस्तेमाल एवरीडे करना चाहिए। अब अगर क्रोनिकली इल है और वो कंप्लेन कर रहा है कि बहुत बूंद बूंद में यूरिनेशन होता है, और कई बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, कई बार बिल्कुल कम क्वांटिटी में यूरिनेशन होता है, तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करवाइए, उसको सोनोग्राफी करवाइए, उसका एक्सरे केयू भी करवाइए, उसका पीएसए करवाइए, और इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट में, इंटरनल ट्रीटमेंट में आप उसे
गोक्षरादि घृत का पान करवाना शुरू करिए। गोक्षरादि चूर्ण का भी इस्तेमाल आपको अपान काल में मतलब भोजन के पहले करना चाहिए। और साथ ही साथ जो उसकी भोजन प्रणाली है उसमें अनेक प्रकार के मूत्रकृच्छ में आने वाले यवागुओं का और यूष का रेफरेंस जो चरक सूत्र स्तन अध्याय 2 में भी है, चरक चिकित्सा अध्याय 11 में भी है, चरक चिकित्सा अध्याय 26 में भी है। इन तीनों के क्लब करके जो आप में आपके पास में आसान द्रव्य हैं उनके बेसिस पे सिलेक्ट करिए। साथ ही साथ मूत्रकृच्छता में आने वाला सबसे ज़्यादा सहयोगी शिग्रू, इसका इस्तेमाल करें और शतावरी का इस्तेमाल करें, प्रवाल का इस्तेमाल करें। ऐसे करते हुए बड़े आसानी से आप इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मूत्र व स्रोतस को किस तरीके से समझना चाहिए और उनके अलग अलग रेफरेंस क्या हैं, इसको मैं 30 मिनट में कुछ समझाने की कोशिश कर पाया हूं। अन्य जो आपके सवाल हैं और एलेबरेटेड वर्जन है, इसको आप इसमें मैसेज कर सकते हैं या फिर क्यूरीज में डाल सकते हैं, उनके आंसर देने की संपूर्ण कोशिश करूंगा। सादर धन्यवाद, नमस्कार, सेफ रहें और इसी तरीके से सहायता करते हुए और आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए इस महामारी के दौर में भी आयुर्वेद पे संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपनी स्वयं की चिकित्सा और पूरे विश्व में किस तरीके से आप इम्यूनिटी इम्प्रूवाइजेशन में काम कर सकते हैं, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि इम्यूनिटी इम्प्रूवाइजेशन सिर्फ आयुर्वेद वैद्यों के पास एक संजीवनी की तरह है और कोई भी पैथी इम्यूनिटी इम्प्रूवाइजेशन में इतनी सक्षम नहीं है जितनी आयुर्वेद है। इसको भी एक चिकित्सा का स्वरूप के रूप में देखें, क्योंकि इम्यूनिटी इंप्रूव करना आने वाले किसी भी वायरस या फिर डिफरेंट म्यूटेंट कंडीशन, इन सब में भी लाभकारी होगा। सादर धन्यवाद, नमस्कार।